हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ऑर्डर 18 कर रहे हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में जो ट्रायल होता है उसमें 3 ऑर्डर डील करते हैं, ऑर्डर 16, 17 एंड 18। तो ऑर्डर 18 लास्ट है, 16, 17 में करवा चुकी हूँ। तो ऑर्डर 18 है हियरिंग ऑफ सूट एंड द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। रूल 1 कहता है राइट टू बिगिन। शुरुआत करने का हक किसे होगा? प्लेंटिफ को होगा, लेकिन अनलेस जब तक डिफेंडेंट ये कहे कि जो प्लेंटिफ ने आरोप लगाए हैं उनको एडमिट करता है, लेकिन जो कुछ और फैक्ट हैं लॉ पे, जो हैं कोई पॉइंट है लॉ के ऊपर या कुछ एडिशनल फैक्ट हैं, वो फैक्ट कौन से? जो डिफेंडेंट लगा रहा है प्लेंटिफ पे, और प्लेंटिफ का जो है हक नहीं है रिलीफ पाने का उन पे, वहाँ पे क्या होगा? डिफेंडेंट का जो है हक हो जाएगा शुरू करने का। ठीक है, एंड लग गया है तो ध्यान रखना दोनों चीज़ें हैं, यानी कि कुछ वो एडमिट भी कर रहा है फैक्ट्स को जो उसने लगाए हैं, और वो ये भी कह रहा है कि कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो हैं उन पे जो डिफेंडेंट लगा रहा है उन पे प्लेंटिफ को कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो रूल 1 ये कहता है राइट टू बिगिन। रूल 2 है स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि किस तरह से एविडेंस जो हैं लिए जाएंगे, क्या स्टेटमेंट, कैसे उनका प्रोडक्शन होगा। तो फर्स्ट जो सब रूल है वो देखिए, ऑन द डे जो भी फिक्स किया जाएगा हियरिंग के लिए, ठीक है, कोर्ट करती है तो कोर्ट डेट देती है कि इस पे आपकी हियरिंग है। हम सुनते भी हैं कि इस डेट को हियरिंग है, फिर नेक्स्ट लगी है, तो जो भी डे फिक्स करेगी कोर्ट वहाँ पे आना होगा। और भी लिख दिया है, यानी कि एडजर्न करके जो डेट दी गई है, हम ऑर्डर 17 में पढ़ के आए हैं, तो एडजर्न करके भी डेट दी है, और जो डेट हियरिंग के दौरान फिक्स की है, दोनों ही केसेस में जो पार्टी है उसका राइट होगा शुरू करने का, अपना केस बताया जाएगा और अपना जो एविडेंस जो भी है प्रोड्यूस किया जाएगा। सेकंड फिर है कि जो दूसरी पार्टी है, द अदर पार्टी, यानी कि जो दूसरी, एक ने शुरू किया, दूसरी पार्टी है, फिर अपना केस रखेगी और जो भी अपने एविडेंस है उनको प्रोड्यूस करेगी। थर्ड के आगे पीटी लिख लेना। पार्टी जो है शुरू कर रही है, फिर जो है पूरे केस पे, यानी कि जो दूसरी पार्टी ने अपना केस स्टेट किया था, एविडेंस प्रोड्यूस किया था, उसके बेस पे जो शुरुआती पार्टी है जो रूल 1 सब रूल 1 में थी, वो फिर रिप्लाई देगी पूरे केस पे। ठीक है, ये आपका प्रीलिम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3(3)A, 3(B), 3(C), क्योंकि ये बाद में ऐड हुए हैं, इसलिए 2002 में ऐड हुए हैं ये। ठीक है, तो 3A में देखो क्या कह रहा है, जो भी पार्टी एड्रेस करती है ओरल और आर्ग्यूमेंट्स केस में, यानी कि वो अपने जो भी आर्ग्यूमेंट कर रही हैं वो ओरली दे रही है, तो उनको कंक्लूड करने से पहले अगर वो चाहे तो कुछ रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकती है, यानी कि अभी ओरल को ख़त्म नहीं करना है और रिटन आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकती है पार्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और जो रिटन आर्गुमेंट्स होंगे वो रिकॉर्ड में का भी पार्ट होंगे। अब जब रिटन आर्गुमेंट्स एक पार्टी ने दिए, उसकी कॉपी अब आपको दूसरी अपोजिट पार्टी को देनी होगी। ठीक है, 3B ये बात करता है। फिर 3C में है कि कोई भी एडजर्नमेंट आपको कोर्ट नहीं देगा, किस पर्पज़ के लिए? रिटन आर्गुमेंट को फाइल करने के लिए, यानी कि कोर्ट अगर कहती है कि मुझे ऐसे ऐसे रिटन आर्गुमेंट्स जो है फाइल करने हैं कोर्ट में, इस चीज़ के लिए कोर्ट आपको एडजर्न डेट नहीं देगी। दे सकती है स्पेशल रीज़न, अगर नेसेसरी है तो स्पेशल रीज़न के तहत दे भी सकती है। 3D में बात करता है, कोर्ट जो है ओरल आर्गुमेंट्स को लेकर एक टाइम लिमिट भी तय कर सकती है। ऐसे तो क्योंकि क्या होता है, देखो केस चलता रहता है। 2002 की अमेंडमेंट ही इसलिए की थी कि कट शॉर्ट डिले हो जाए, ठीक है, कि डिले ना कर पाए पार्टी, क्योंकि क्या डिले करती रहती हैं वो, सालों साल खिंचता रहता है केस, तो उसको कट शॉर्ट, थोड़ा टाइम लिमिट को किया गया 2002 अमेंडमेंट में। तो जो भी अमेंडमेंट की गई 2002 में, वो मेनली टाइम को कम करने के लिए थे केस सूट को। तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2002 में मेनली यही हुआ, तो उसी से जो रिलेटेड रूल हैं, सेक्शन हैं, उनमें अमेंड किया गया, जैसे कि यहाँ पे टाइम लिमिट जो है वो फिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल 3। रूल 3 को
इस चार्ट से समझिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। एविडेंस जहाँ पे कई सारे इशू हैं, अब इशू कई सारे हैं उस इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ये मैंने इशू बना दिए हैं कई सारे ऊपर। अब ध्यान देना थोड़ा सा। अब पहली पार्टी ने बिगिन किया, ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो अपने एविडेंस पूरे कर दे। आप जब पढ़ेंगे ये बेयर एक्ट में, आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर जो मैं समझा रही हूँ वो ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहली पार्टी ने बिगिन किया, या तो वो अपने सारे एविडेंस जो है प्रोड्यूस कर दे कोर्ट में, या फिर जो अपने आंसर हैं वो कुछ रिजर्व कर ले कि दूसरी पार्टी देगी और फिर हम उसको काउंटर पॉइंट करेंगे, ठीक है, या तो वो कर ले। तो प्रोड्यूस कर दी एविडेंस तो ठीक है, लेकिन अब दूसरे केस में यानी कि जब रिजर्व कर रही है तो पार्टी बिगिन किया, दूसरी पार्टी अब देगी एविडेंस, तो सेकेंड पार्टी जो है वो क्या करेगी, एविडेंस पे रिप्लाई देगी। अब जो है रिजर्व किया गया था फर्स्ट पार्टी के द्वारा, अब वो क्या करेगी, पूरे ही केस पे अपना जो है रिप्लाई देती है, ठीक है। सिंपल यही बातें हैं, घुमा फिरा के लिखा हुआ है, दैट्स इट। तीन चीजें ये चार्ट की फॉर्मेशन में आप याद रखना। रूल 3A, पार्टी टू अपीयर बिफोर अदर विटनेसेस, यानी कि पार्टी सपोज चाहती है खुद गवाही देना, तो किस स्टेज पे देगी, जो उसके विटनेसेस हैं उनसे पहले उसको अपनी गवाही देनी होगी। सारे विटनेसेस के एग्जामिनेशन के बाद भी दे सकती है, लेकिन वहां पे कोर्ट की परमिशन जो है वो जरूरी होगी। रूल 4 फिर कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है। उत्तराखंड के प्रीलिम में आया था कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किस ऑर्डर के किस रूल में है, तो ध्यान रखना 18 के 4 में। तो रिकॉर्डिंग किस तरह से की जाएगी, जो भी एग्जामिनेशन ऑफ इन चीफ होगा विटनेसेस का, वो किस पे होगा, एफिडेविट पे। ये जम्मू कश्मीर के प्रीलिम में था, तो एफिडेविट को मार्क कर लेना, और उसकी कॉपी एफिडेविट की किसको देंगे, दूसरी पार्टी को देंगे, ठीक है। और जहां पे आप फाइल करते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनका प्रूफ और एडमिसिबिलिटी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा होगी, ठीक है, इजी है। सेकंड फिर सब रूल में कह रहा है एविडेंस जो होंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में, क्योंकि पहले एग्जामिनेशन चीफ की बात की है रूल 1 में, रूल 2 में कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के एविडेंस होंगे जो भी, तो विटनेसेस जो एविडेंस एग्जामिनेंट चीफ में जो थे, जो एफिडेविट पे लिए गए थे, अब यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन वाले कोर्ट लेगी या फिर कमिश्नर लेगा, ठीक है। दोबारा देखते हैं, एविडेंस जो है विटनेसेस के क्रॉस में और री में, दोनों ही केसेस में विटनेस आया हुआ है जिसका एविडेंस आपने इन एग्जामिनेशन इन चीफ में एफिडेविट पे ले लिया था, तो अब क्रॉस में और री में कौन लेगा, कोर्ट या कमिश्नर लेगा, क्योंकि उनका एफिडेविट में इन चीफ में तो हो चुका, अब क्रॉस वाला और री लिखा हुआ है, कौन लेगा, कोर्ट और कमिश्नर। मार्क कर लेना, ये प्रीलिम का आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो थर्ड में है कोर्ट या फिर कमिश्नर जो है रिकॉर्ड करेगा एविडेंस, और वो राइटिंग में भी लिखे जाएंगे, ठीक है। फोर्थ में फिर है कमिश्नर जो है उसके हाव भाव भी, यहाँ पे लिखा है डिमीनियर ऑफ एनी विटनेसेस, यानी कि उसके हाव भाव जब उसका एग्जामिन कर रहे थे तो उसके क्या हाव भाव थे वो भी रिमार्क्स करेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा घबराया या उसकी ये हरकत हुई, तो ये भी सब कमिश्नर रिकॉर्ड करेगा। और कोई ऑब्जेक्शन अगर होती है रेज वहाँ पे कमिश्नर के आगे, तो वो भी लिखेगा, ठीक है। फिर फिफ्थ में बात करता है कि 60 डेज के अंदर अंदर उसको किसको, कमिश्नर को जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। 60 डेज कब से काउंट होंगे, जब कमीशन को नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था कमीशन को, तब से स्टार्ट हो जाएंगे। 6th में है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज जो है कमिश्नर्स का पैनल तैयार करता है कि भाई ये बंदे हैं जो हैं कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट किए जाएंगे एविडेंस वगैरह लेने के लिए। 7th में है कोर्ट जनरल और स्पेशल ऑर्डर देकर जो उन कमिश्नर को कितना पे करना है, उनकी रिम्यूनरेशन कितनी होगी वो तय करेंगे। और 8th में है ऑर्डर 26 जो हमने कमीशंस के ऊपर पढ़ा, वहाँ पे 16, 16A, 17, 18
तो ये सब भी अप्लाई हो जाएंगे, सिंपल है। रूल 5 फिर बात करता है हाउ एविडेंस शैल बी टेकन इन अपीलेबल केसेस, यानी कि जहां पे अपील हो सकती है उस सूट की, वहां एविडेंस कैसे लिए जाएंगे। तो वहां पे जो कोर्ट की लैंग्वेज में उनको तैयार किया जाएगा, राइटिंग में या प्रेजेंस में, किसकी, जज की प्रेजेंस में, ठीक है। और सेकंड बात करता है डिक्टेशन भी जो है जज करवा सकता है वहाँ पे, सिंपल सी चीज़ है ये, जस्ट प्रोसीजर है। और बी में कहा है जज जो है स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करेगा जहाँ पे वो मैकेनिकली लैंग्वेज जो है कोर्ट की उसमें मतलब कि लिखवाता है अपने प्रेजेंस में, ठीक है, मैकेनिकली। तो सिंपल है ये, कुछ नहीं। रूल 5 रूल 6 में फिर देखिए डिपोजिशन टू बी इंटरप्रेटेड, यानी कि जहाँ एविडेंस लिखे गए हैं एक ऐसी लैंग्वेज में जो अलग है, यानी कि जो प्रिस्क्राइब थी उससे अलग है। क्यों, क्योंकि और विटनेस जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है लैंग्वेज में जिसमें वो दिए गए थे एविडेंस, तो जो एविडेंस हैं वो इंटरप्रेट करेगा कौन, कोर्ट, किसको, विटनेस को, ठीक है, क्योंकि उसे समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वह आगे समझेगा उस चीज़ को। रूल 7 फिर बात करता है एविडेंस अंडर 138, एविडेंस जो लिए जाएंगे सेक्शन 138 में आगे पढ़ेंगे, वो रूल 5 के तहत लिए जाएंगे और रीड किए जाएंगे और साइन किए जाएंगे, सिंपल है। बस ये ध्यान रखना, रूल 7 में सेक्शन 138 की बात हुई है और किस तरह से प्रिस्क्राइब लिए जाएंगे वो रूल 5 के तहत जो हमने अपीलेबल वाले केसेस में पढ़े। रूल 8 में कहता है मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन बाय जज, यानी कि अब एविडेंस आए थे लेकिन लिए नहीं गए, लिखे नहीं गए जज द्वारा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा और साइन होगा जज के द्वारा कि ये जो एविडेंस आए थे पर हमने इनको नहीं लिया। रूल 9 में फिर बात करता है व्हेन एविडेंस में बी टेकन इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में कब लिए जा सकते हैं, तो 1 और 2 है। 1 सब रूल में कहता है कि जहां पे कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ठीक है, यानी कि उस कोर्ट की कोई और लैंग्वेज है लेकिन पार्टी जो हैं जो आई थी उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि एविडेंस इंग्लिश में लिए जाएं, तो वहां पे जो है इंग्लिश में लिए जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोर्ट की लैंग्वेज लेकिन इंग्लिश नहीं थी। सेकंड में कहता है वेयर एविडेंस इज नॉट गिवन इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में वे नहीं है एविडेंस जो आए, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना। फर्स्ट में क्या कह रहा है, कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, अब सेकंड में क्या कह रहा है, जो एविडेंस आए पार्टीज द्वारा, विटनेसेस द्वारा, वो इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, लेकिन पार्टी कहती हैं कि जब जज लिखेगा उन्हें वो इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं, तो वो पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करती कि भैया बेशक ले लो इंग्लिश में, तो कोई बात नहीं, जज जो है फिर उन्हें इंग्लिश में ले लेगा। दोनों को डिफ्रेंशिएट करना मैंने इसलिए आपको फर्स्ट सेकंड करके बताया कि कहीं आप सोचो फर्स्ट में भी वही बात है, फर्स्ट में कह रहा है लैंग्वेज नहीं है कोर्ट की, सेकंड में कह रहा है एविडेंस नहीं लिए गए, ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखें। रूल 10 में है एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर मे बी टेकन डाउन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आंसर था या ऑब्जेक्शन था, 3 चीज़ें हैं इसमें, तो कोर्ट या तो खुद या पार्टी की एप्लीकेशन पे या प्लीडर की पार्टी या प्लीडर की एप्लीकेशन पे उनको कुछ स्पेशल रीजन दे के पॉइंट आउट लिख सकती है, ठीक है। और रूल 11 फिर कहता है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टेड टू एंड अलाउड बाय, यानी कि क्वेश्चंस, अब एक विटनेस जो है वो क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, एक पार्टी ने ऑब्जेक्ट कर दिया और कोर्ट उसको अलाउ करता है, तो जज वो चीज़ भी लिखेगा। किसमें कहा गया है ऐसा, रूल 11 में। रूल 12 है डिमीनियर, जो हमने अभी रूल 4 में पढ़ा, रूल 4 के सब रूल 4 में कमिश्नर हाव भाव देखता है, यहाँ पे कोर्ट देखेगा 12 में, ये भी डिफ्रेंशिएट कर लेना, वो कमिश्नर की बात कर रहा है। यहाँ है रिमार्क्स ऑन डिमीनियर ऑफ विटनेसेस, कोर्ट में रिकॉर्ड व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन, ही में रिकॉर्ड कि भाई हाव भाव जो विटनेसेस के किस क्वेश्चन को पूछते वक्त किस तरह के थे, तो मे रिकॉर्ड यहाँ पे वर्ड है, कर सकता है, कंपल्सरी नहीं है। रूल 13 है मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इन अनअपीलेबल केसेस, 5 में है अपीलेबल, 13 में है अनअपीलेबल, यानी कि जहाँ पे अपील आप नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ अपील अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो टेक डाउन करे उस एविडेंस को, एट लेंथ शॉर्टकट करके भी लिख सकता है, यानी कि जहाँ पे एविडेंस
सॉरी अपील अलाउ नहीं है जिस सूट में, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जज जो है सारे एविडेंस को यूं का यूं एट लेंथ लिखे। वो एक मेमोरेंडम तैयार करके शॉर्ट में भी लिख सकता है और साइन करेगा, और वही फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। रूल 15 में फिर बात करता है पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर अनदर जज। दूसरे जज के पास कब जाएगा? या तो जब जज की डेथ हो गई, या ट्रांसफर हो गया, या कोई और रीजन है, कोई बीमारी है, यानी कि कंक्लूजन ऑफ ट्रायल अभी नहीं पहुंचा था। तो उस केस में क्या होगा, जो सक्सेसर है जज का, वो जो भी एविडेंस वगैरह लिए गए हैं या जो स्टेज पे छोड़ा गया था पहले जज के द्वारा डेथ, ट्रांसफर या अदर कोज में, वहीं से वो प्रोसीड करेगा जहां पे प्रीडिसेसर जज ने लेफ्ट किया था। ठीक है। उसके बाद सेकंड में बात करता है, तो प्रोविजन जो है सब रूल 1 का, वो वहां पे भी अप्लाई होगा जहां पे उसका ट्रांसफर हो जाता है कहीं और, मतलब। ठीक है। सेक्शन 24 में ट्रांसफर के बारे में ना ये, इसीलिए। उसके बाद है आपका रूल 16। रूल 16 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम लिख लेना इसके आगे। पावर टू एग्जामिन विटनेसेस इमीडिएटली। इमीडिएटली कब हो सकता है? जब या तो विटनेस को कहीं जाना है, यानी कि वो जुरिस्डिक्शन छोड़ सकता है, या कोई और रीजन है, कहीं बाहर जा रहा है, तो पार्टी विटनेसेस की एप्लीकेशन पे, यानी कि जो विटनेस एविडेंस देना है उसकी एप्लीकेशन पे, या पार्टी जो करवाना चाहती है उस एविडेंस, उन दोनों की ही और लिखा है एप्लीकेशन पे, उसका एविडेंस तुरंत ले लिया जाएगा। सेकंड में है कि कोर्ट जो है ऐसा करते वक्त दूसरी पार्टी को नोटिस देगा, notice to the other party that this day is fixed for the examination of that witnesses who is about to leave jurisdiction or any sufficient cause. Okay, then जो फिर वो एविडेंस होगा, एविडेंस जो भी लिया जाएगा, सो टेकन विटनेसेस को बोला जाएगा, जो एविडेंस लिया अब उसको बताया जाएगा आपने ये दिया है, और साइन किया जाएगा। और दिस में भी यूज्ड इन हियरिंग, आगे जब भी हियरिंग होगी उसमें यूज किया जाएगा, क्योंकि तभी तो इमीडिएटली लिया था। रूल 17 है कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन विटनेसेस। कोर्ट किसी भी स्टेज पे किसी भी विटनेस को दोबारा बुला सकता है या बुला सकता है और क्वेश्चंस पुट कर सकता है, जैसे एविडेंस में हम पढ़ते हैं ना, वो उस तरह की चीज है ये रूल 17। ऑर्डर 18। रूल 18 है पावर ऑफ कोर्ट टू इंस्पेक्ट, यानी कि किसी भी स्टेज पे रिगार्डिंग प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज है जो जिससे कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा था एविडेंस में, या वैसे ही उस चीज पे, उस पॉइंट पे ये ज़रूरी है कि आप कोई प्रॉपर्टी थिंग का इंस्पेक्शन किया जाए, तो वहाँ पे कोर्ट की पावर होगी कि इंस्पेक्ट वो कर सकती है। ये है रूल 18। देखिए ऑर्डर 18 के सभी रूल को आपको पता होना चाहिए किस रूल में क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रीलिम में ऑर्डर 18 से ज़रूर आता है, ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर। रूल 19 में है पावर टू गेट स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कमीशन, यानी कि जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं किसमें? ऑर्डर 26 रूल 4A में। तो इंस्टेड की एग्जामिन करवाए विटनेसेस का, वो ऑर्डर 26 रूल 4A के तहत कमीशन से भी रिकॉर्ड करवा सकता है, यानी कि इंस्टेड इन ओपन कोर्ट ही में एग्जामिन द विटनेसेस अंडर ऑर्डर 26 4A फ्रॉम कमीशंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है ऑर्डर 18, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि किस रूल में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेंस प्रीलिम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।